नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर आपकी परीक्षा लिखित हो रही है तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मध्यकालीन इतिहास में आपको प्रारंभिक भारत का इतिहास पढ़ना होता है, जिसमें आपको 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में बेसिकली जानना होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया गया है और उनको मैं बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे तो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो और चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर मेडिवल हिस्ट्री सब्जेक्ट, या जिसको आप मध्यकालीन इतिहास या केवल इतिहास भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, प्रारंभिक भारत के बारे में पढ़ना है, प्रारंभिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है, शुरुआत से लेकर के, और 1206 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। एक दूसरा सब्जेक्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का अलग तरीके का मॉडल पेपर होता है, उसका अलग सिलेबस होता है, वो अपने आप में एक अलग विषय वस्तु है। तो उसका ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। उसकी भी वीडियोस इससे 2 दिन पहले जस्ट पड़ी हुई यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चले। पहला क्वेश्चन आ चुका है, आरसी मजूमदार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आरसी मजूमदार एक बहुत बढ़िया इतिहासकार हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास में बहुत कुछ किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने एक प्रकार से बहुत जानकारी दी है। तो इम्पॉर्टेंट इतिहासकारों से प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए, मजूमदार का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1884 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था बेटा? खंडारपारा, गोपालगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी। उस समय ब्रिटिश भारत का शासन हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, अब बांग्लादेश में पड़ता है ये पूरा एरिया, खंडारपारा, गोपालगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ता है इस समय? पश्चिम, मतलब ये पूर्वी बंगाल, यानी कि बेसिकली कहा जाए तो आज के बांग्लादेश में। ठीक है, हलधारा मजूमदार और विधुमुखी के घर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी विधुमुखी माता जी और हलधारा मजूमदार उनके पिताजी। 1905 ईस्वी में उन्होंने रेनेसा कॉलेज कटक से अपनी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। 1907 ईस्वी में उन्होंने सुरेंद्रनाथ कॉलेज से प्रथम श्रेणी छात्रवृत्ति के साथ मतलब कि जो है FA मतलब कि MA पास किया था। ठीक है, और प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हो गए। 1909 और 1911 में क्रमशः कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA, ठीक है, FA की परीक्षा, ठीक है, कोई परीक्षा होती है FA की परीक्षा पास की कब? 1907 में। ठीक है, और 1909 और 1911 में इन्होंने एक प्रकार से BA ऑनर्स और MA में स्नातक की डिग्री ली। उन्होंने 1913 में अपने शोध कार्य के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति भी जीती। यानी बहुत ही एक प्रकार से विद्वान आदमी थे। ऐसे ही आज इनके जो साक्ष्य हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इतिहास को नहीं मतलब कि समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया और बहुत मेहनती और बहुत ही निष्पक्षता के साथ हर एक मुद्दे पर अपना निर्णय दिया है इन्होंने इतिहास के मुद्दों पर। मजूमदार ने अपने शिक्षण करियर की शुरुआत ढाका गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज से लेकर के, मतलब कॉलेज में लेक्चरर के रूप में करी थी। यानी लेक्चरर के रूप में वहाँ पर गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज था ढाका में, वहीं पर काम किया। 1914 से उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर के रूप में 7 साल बिताए। उन्होंने अपनी थीसिस प्राचीन भारत में कारपोरेट जीवन पर इन्होंने अपनी थीसिस प्रस्तुत की थी, PhD जिसमें किया था। उसके लिए डॉक्टरेट की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त करी। 1921 में वे ढाका के नवस्थापित विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर बने। उन्होंने इतिहास विभाग के प्रमुख के साथ साथ कला संकाय के डीन के रूप में भी काम किया। कुलपति बनने तक भी सेवा करी, यानी कुलपति भी रहे उस विश्वविद्यालय के। 1924-1936 के बीच में वे जगन्नाथ हॉल के प्रोवोस्ट भी रहे। फिर वे 1937 से 1942 तक 5 वर्षों के लिए उस विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1950 से वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने BHU के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी के प्राचार्य थे। उन्हें भारतीय इतिहास कांग्रेस का महासचिव भी चुना गया था और वे मानव जाति के इतिहास के लिए यूनेस्को के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष भी बने। मजूमदार ने प्राचीन भारत पर अपना शोध शुरू किया और दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापक यात्रा करी, और शोध के बाद में उन्होंने जो है चंपा 1927, स्वर्णद्वीप 1938 और कंबुज देशा 1944, इस पर विस्तृत इतिहास लिखा इन तीनों मुद्दों पर।
भारतीय विद्या भवन की पहल पर उन्होंने भारतीय इतिहास पर एक बहुखंड टोम को संपादित करने का बीड़ा उठाया। 1951 से शुरू होकर के उन्होंने 11 खंडों में वैदिक काल से भारत की स्वतंत्रता तक भारतीय लोगों के इतिहास का वर्णन करने के लिए 26 वर्षों तक कड़ी मेहनत करी। और आज जो एक प्रकार से इनके जो प्रमाण हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त माने जाते हैं। इनके प्रमाण जो हैं वो यथार्थता पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। इन्होंने बड़ा मेहनत करके तब इतिहास के बारे में तमाम जानकारी इकट्ठा करी और बताया हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरे विद्वान है बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी बी डी सावरकर। इन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, सावरकर का जन्म ब्रिटिश कालीन बम्बई प्रांत के भागपुर मतलब कि भागुर गांव में हुआ था। इनकी माँ का नाम था राधाबाई, पिताजी का नाम था दामोदर पंत। गणेश और नारायण दामोदर इनके भाई थे, मतलब कि गणेश और नारायण दामोदर इनके भाई थे। नैनाबाई इनकी बहन थी। सावरकर बहुत कम आयु में थे तभी उनके माता पिता चल बसे। परिवार में सबसे बड़े भाई गणेश पर परिवार के लालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई थी। संकट की स्थितियों में परिवार को संभालने वाले गणेश भी एक स्वतंत्रता प्रेमी नवयुवक थे। सावरकर पर इनके बड़े भाई के व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पढ़ने में तेज सावरकर ने 1901 ईस्वी में नासिक से विद्यालय के 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी। नासिक का एक विद्यालय था, वहाँ से 10वीं पास करी, मैट्रिक। ये पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की कविताएं भी लिखा करते थे पढ़ाई के दौरान। वर्ष 1904 में इन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करी। 1905 के बंगाल विभाजन के खिलाफ विदेशी वस्त्रों की होली जला करके अंग्रेजी सरकार के इस कार्य के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया करी विनायक दामोदर सावरकर ने। और बहुत ही विद्वता के घर भी थे और बहुत ही ओजस्वी व्यक्तित्व भी इनका रहा है। सावरकर पर रूस और इटली के स्वतंत्रता सेनानियों का व्यापक प्रभाव पड़ा। इन्होंने 10 मई 1907 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई तथा द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने यह साबित किया कि 1857 की क्रांति कोई गदर नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको कहा कि भाई ये एक मात्र क्रांति थी, कुछ लोगों ने कहा ये मात्र एक विद्रोह था, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दर्जे में अगर कोई इतिहासकार इसको रखता है तो है बी डी सावरकर जी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। बी डी सावरकर एक मूवी भी बनी है, देखिएगा तो इनके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है भैया, मुद्रा राक्षस। देखिए, मुद्रा राक्षस जो है एक रचना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस एक विद्वान है विशाख दत्त, उनकी रचना है मुद्रा राक्षस, जो कि इतिहास के बारे में जानकारी देने का एक ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। मौर्य वंश के इतिहास निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष महत्व है, यानी जो मौर्य वंश है उसके इतिहास के बारे में जानकारी हमको विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस से प्राप्त होती है। विशाख दत्त के द्वारा रचित है। इस नाटक में, यानी नाटक विधा की रचना है, इस नाटक में मंत्री राक्षस महाराज को पदच्युत करने का उद्यम प्रयास करता है, यानी कि वह एक जो मंत्री होता है वो राक्षस टाइप का, मतलब कि उसकी कैटेगरी विलेन टाइप की है। वो राजा को हटाने का प्रयास करता है, किंतु कूटनीतिज्ञ चाणक्य के प्रयास से वह ऐसा नहीं कर पाता। अंत में चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने में सफल हो जाता है और कहा गया है कि राजधर्म की उपेक्षा करने वाले नंदों को सिंहासन से हटा दिया गया और इस प्रकार खाली हुए सिंहासन पर ब्रसल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृष यानी धर्म के रूप में बैठाया गया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रकार से जब गद्दी संभाली, नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद को गद्दी से हटाया। चाणक्य और चंद्रगुप्त के सफल प्रयासों के द्वारा नंद वंश का पतन हुआ और भारत में एक नए वंश की शुरुआत होती है, जिस वंश को आप मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। चाणक्य जो थे उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की रचना लिखी, जिसमें बहुत बढ़िया जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। चाणक्य ही एक प्रकार से सर्वे सर्वा आप कह सकते हैं मौर्य वंश के रहे। चाणक्य ने इतनी ट्रेनिंग और इतनी शिक्षा दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इतना प्रतापी शासक हुआ कि उसने अखंड भारत की एक जो संकल्पना थी चाणक्य की, उसको एक प्रकार से कंप्लीट किया। तो ये मुद्रा राक्षस जानकारी देने की एक पुस्तक है जो कि एक प्राचीन इतिहास के साक्ष्यों के रूप में हमारे समक्ष आती है। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भाई? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। देखिए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने वाली जो विचारधारा है उसके साथ आगे बढ़ते हैं ये। तो साम्राज्यवाद के प्रथम संस्थापक
सिकंदर के सैनिकों को विगलित कर देने वाले, यानी कि सिकंदर जब आया था भारत पर आक्रमण तो उस समय नंद वंश के घनानंद का शासन था और पोरस ने उनको एक युद्ध लड़ा था, पोरस को हरा दिया था सिकंदर ने। लेकिन उस दौरान उसकी सेना में जो खलबली मची, उसकी सेना डरी या उसकी सेना थकी, उसमें सबसे बड़ा योगदान चाणक्य और चंद्रगुप्त का था। इन लोगों ने कूटनीति के माध्यम से उनमें तमाम प्रकार की जो है ऐसी महामारी टाइप की तमाम जो है ऐसी सूचनाएं प्रसारित करवा दी पूरे सैनिकों में कि सैनिकों का मनोबल जो था वो टूट गया। सैनिक लोग नदी पार करने से इतराने लगे, सैनिक लोग एकदम पीछे मुड़ करके फिर भागने लगे और वहीं से सिकंदर का मन भी टूटता है और वो वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। सेल्यूकस के विजेता सेल्यूकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जो था ये जान चुका था कि चाणक्य की और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत बड़ी चाल है। तो फिर से जब सिकंदर मर जाते हैं रास्ते में जाते समय, उसके बाद में फिर जब ये सेल्यूकस निकेटर की शासन आता है तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो आक्रमण करने की तरह मतलब कि रूप में उद्धवत होता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करने के लिए उद्धवत कौन होता है? सेल्यूकस निकेटर। वो फिर से आक्रमण करता है भारी शक्ति के साथ। लेकिन उस समय मौर्य वंश के शासन की गद्दी पर जो बैठा था, मतलब कि जो भारत की गद्दी को संभाल रहा था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य और उसके महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे महाराज चाणक्य जी। और इन दोनों ने अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग करके सेल्यूकस निकेटर को दौड़ा दौड़ा के मारा। यानी सेल्यूकस निकेटर बहुत पराजित हो गए थे इसमें, एकदम से घुटने टेक दिए, कहा कि प्रभु सरकार नाथ अब आप हमें देखो का कैसे कित हम आपके आगे। तो चाणक्य जी कहें तो कुछ करो ना भैया, बस जोन तहार बिटिया ही के ब्याह कह दो चंद्रगुप्त मौर्य के साथे। कहें ठीक है गुरुदेव, जस आपके आज्ञा हो वैसे करबे। तो उनके हेलेना नाम के एक बिटिया रही, वो से ब्याह कह दीन गए चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य यह कहें कि अगर हेलेना से और चंद्रगुप्त मौर्य से जौन बिटिया हुए, यानी जो लड़की पैदा होगी चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच संबंध बनाने के बाद में, वो लड़की जो होगी बेटा, वो एक प्रकार से मतलब कि वो लड़का जो होगा वो राज सिंहासन भारत के गद्दी पर कभी नहीं बैठेगा। ये भी निर्णय होकर के तभी एक प्रकार से विवाह होगा। और तमाम प्रकार के जो धन मता था वो सब दिया उसने। ठीक है, और इसी समय आप देखते हैं फिर सेल्यूकस निकेटर जब बाद में लौट जाता है अपने मतलब कि राज्य में, तो फिर उसके बाद में वो हाल चाल लेने के लिए आप देखते हैं सेल्यूकस निकेटर एक दूत को भेजता है जिसका नाम है मेगास्थनीज, जो यहाँ पर आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और यहाँ भारत के बारे में एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देने का एक बहुत ज़बरदस्त स्रोत है। ठीक है, जिसकी आज्ञा का पालन हिमालय से लेकर के दक्षिण सागर के 12 बाहर स्थित राजे महाराजे सब किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा दबदबा था। इसकी गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती है। इसका जन्म मुरा नामक दासी से हुआ था जो नंद की रखेल हुआ करती थी, यानी नंद वंश जो था वो घनानंद की रखेल हुआ करती थी, उसी से पुत्री मतलब कि पुत्र हुआ था। मुरा नाम की दासी थी, वो रखेल थी कि इसकी नंद वंश की बहुत शायद सुंदर रही होगी, इस वजह से रही होगी। तो ऐसे में उसी से पुत्र हुए थे कौन, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य, और किसी गडरिये ने उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, और मुरा दासी जो थी इसको भी बहुत प्रताड़ित किया गया था, उसका भी बदला जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने लिया। चाणक्य को भी एक प्रकार से बहुत लज्जित होना पड़ा था दरबार में। घरानंद के पहले घरानंद के दरबार में अमात्य थे चाणक्य, इनको एक प्रकार से बेइज्जती करी गई, इनकी बहुत भारी बेइज्जती हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरी चोटी अब तभी बंधेगी जब एक प्रकार से तुम्हारा शासन नीचे गिरेगा। बाद में उसे किसी शिकारी ने खरीद लिया चंद्रगुप्त मौर्य को। एक दिन वह खेल खेल में राजा बन बैठा तथा अन्य बालकों को उसने दूसरे पदों पर नियुक्त कर दिया। संयोग से इसी समय चाणक्य वहाँ पर आ गए और यह चंद्रगुप्त से अत्यधिक प्रभावित हुए चाणक्य, और शिकारी को 1000 कसारपण उस समय सिक्का चलता था, 1000 सिक्के दे करके चंद्रगुप्त को खरीद लेते हैं और चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं यहीं से। ठीक है, ये था चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है हर्षवर्धन। देखिए हर्षवर्धन बहुत प्रतापी शासक है। आप देखते हैं हर्षवर्धन जो है इनके मतलब इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन, इनकी सिस्टर का नाम था राजश्री। इनकी सिस्टर राजश्री जो थी वो कन्नौज के शासक केशववर्मन की पत्नी हुआ करती थी। इनके बड़े भाई का नाम था जो है राज्यवर्धन, जो भी पराजित हो गए थे। इनके पिताजी भी मर चुके थे। इनके जो जीजा जी थे यानी यशोवर्मन उनको भी मार दिया गया था। ठीक है, ये अकेले पड़ गए थे। इन्होंने राजश्री के साथ मिल करके और एक मतलब कि बहुत विजय करी, बहुत ज़्यादा जीता इन्होंने युद्ध वगैरह। लेकिन जो है क्या नाम है उसका, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में हार भी गए थे ये। ठीक है, हर्षवर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था, यानी वर्धन वंश या इसी को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। वह 606 ईस्वी में जटिल परिस्थितियों से राज्याभिषेक करवा करके राजा बना। अपनी चारित्रिक उपलब्धियों और महानताओं से हर्ष ने वर्धन वंश का साम्राज्य विशाल बना दिया।
प्रजा के लिए ऐसा लोकहितकारी प्रशासन दिया था कि हर्ष की गणना भारत के महानतम सम्राटों में होने लगी। उसमें अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुण विद्यमान थे, यानी एक तरफ समुद्रगुप्त के जैसे विजय प्राप्त कर रहा था, दूसरी ओर अशोक के जैसे महानता उसके अंदर भी विद्यमान थी। इसीलिए तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार कहते हैं कि निस्संदेह वह प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सती प्रथा के बारे में कुछ बताएं। देखिए सती प्रथा, सती प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी कि जैसे मान लेते हैं किसी पत्नी का पति मर जाता है, कोई औरत है उसकी कोई हस्बैंड है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो पत्नी भी उसी चिता में बैठ करके अपने प्राणों की आहुति दे दिया करती थी। क्योंकि विधवा विवाह का कोई प्रचलन नहीं था, ये आकर के मध्यकाल में प्रथा शुरू होती है। पहले महिलाएं स्वेच्छा से करती थी, बाद में ये कंपलसरी होने लगा। इसी का विरोध किया, इसी का विरोध किसने किया बेटा? इसी का विरोध किया किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उन्होंने एक प्रकार से कानून पास करवाया। राजा राम मोहन राय और ऐसे तमाम प्रकार के विद्वानों की सहायता से, वैसे राजा राम मोहन राय ने बहुत काम किया है इस मुद्दों पर और सती प्रथा का अंत करवाया। ठीक है, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के जो है उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा सती प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूद करके आत्मदाह कर देती थी। इस प्रथा को लोगों ने देवी सती का नाम दिया था। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण से यज्ञ की अग्नि में जल करके अपनी जान दे दी थी। उसी प्रथा को लोग मानने लगे और उसी को कि जैसे कि भगवान शंकर को जब अपमानित किया गया उनके पिता दक्ष के द्वारा, सती जी के पिता थे दक्ष, भगवान शंकर की पत्नी थी माता सती। तो जब एक प्रकार से जब भगवान, चूंकि बिना बुलाए सती माता चली गई थी उनके यहाँ पर, तो फिर भगवान शंकर ने क्या किया कि शिव संकल्प की न मन माही और यह तन सती भेंट या बनाही। भगवान शंकर ने मन में संकल्प कर लिया, जाओ सती, बिना बुलाए कहीं पर जाना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जहाँ पर आपका मान सम्मान ना हो, जहाँ पर आपको जा कर के अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हो, उस सभा सोसाइटी में कभी नहीं जाना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं तो वहाँ हमेशा आपका जो मोरलिटी होती है वो भी डाउन होगी, साथ ही साथ में आपका जो मनोभाव होगा वो भी डाउन होगा। आपको लगेगा कि हम जो है क्यों इस पृथ्वी पर ही आ गए, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। ऐसी पार्टी, ऐसी सभा सोसाइटी में कभी मत जाना जहां पर आपको जाकर के ऐसा महसूस हो। और माता सती का कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ। वो अंतोगत्वा जब उनके पति का लगातार अपमान होता गया दक्ष के द्वारा, उन्होंने उसमें कूद करके अपनी मतलब कि अपने प्राणों की बलिदान दे दी। इसी प्रथा को लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत मारा था इस युद्ध में। यानी कि पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतापी शासक थे, चाहमान वंश के शासक हैं। पृथ्वीराज तृतीय इनका वास्तविक नाम था, पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ठीक है, यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। तराइन एरिया एक है, उसी का नाम है, इसी वजह से तराइन का युद्ध कहा जाता है। थानेश्वर और करनाल के बीच का एरिया एक मैदान है बहुत बड़ा तराइन का। रण क्षेत्र में दोनों की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी घायल हो गया। यदि एक खिलजी सैनिक उसे लेकर के रणभूमि से भाग ना गया होता तो रक्त बहने से गौरी की मृत्यु भी हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका। इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। जो मोहम्मद गौरी अपने आप को बहुत ही वो समझता था, उसको एक प्रकार से इस तरीके से लज्जित करके भेज देना पृथ्वीराज चौहान के बस की ही बात थी। जब ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने किया तो उसके बाद में 1 साल के बाद में फिर से बदला लेने की निस्बत से आता है और बदला ले लेता है। जैसे कि आप देखते हैं कि पहले मैच में जब भारत वाले टेस्ट जीते ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत ज़्यादा उछलने लगे, फिर ऑस्ट्रेलिया ने उनको फिर तीसरे टेस्ट में आकर के चौथे में हरा दिया। ठीक है, 2 टेस्टों की होते करते ड्रा वरा करवा लिए किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन एक हार गए। भाई खेलोगे नहीं तो हारोगे ही, साफ साफ बात है। तो ऐसे ही एक प्रकार से इसमें कुछ भारतीय राजाओं ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया, जयचंद वगैरह और तमाम लोगों ने थे। तो जयचंद ने साथ दिया 1192 में, फिर 1102 साल के बाद में जयचंद को भी पराजित कर दिया मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में। ठीक है, ये बात ध्यान। 1192 में एक दूसरा युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, मोहम्मद गौरी विजयी रहता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप में से जो बच्चे इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जुड़ना चाहते हैं जो बच्चे वो जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 पर आप एसएमएस करें, ठीक है। आप जिस सेमेस्टर में होंगे, जैसे आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए व्यवस्था है, जैसे हिस्ट्री का हो गया, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर मात्र 100 रुपीज़ आपको पेमेंट कर देने हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, यानी जो क्लासेस चल रही है इसकी पीडीएफ जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा 2 3 4 पीडीएफ 5 पीडीएफ और हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की इसी तरीके से वो सब आपको मिल जाएंगे। एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके सभी विषय की पीडीएफ यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो जो भी विषय आपका हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पर मिलने का प्रयास रहेगा। तो जिन बच्चों को जुड़ना है, इसके साथ ही साथ आपका को करिकुलर वाला जो होता है फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, उसका भी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से एसएमएस करके आप एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा, उसके अंदर जुड़ जाएंगे। अच्छा, जो बच्चे एक प्रकार से इसका नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं और चाह रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर का हमको ज्वाइन करना है, तो सेकंड सेमेस्टर का भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एसएमएस कर दें, अभी ग्रुप बना दिया गया है, बस आपको ज्वाइन कर लेना है और जनवरी के आसपास से आपकी क्लासेस चलने लगेंगी, जनवरी मध्य से, ठीक है। तो 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है, ठीक है। नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम और सेकंड सेमेस्टर बता देना है, सर जी हम सेकंड सेमेस्टर का कोर्स लेना है। आपके पास स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ ही फीस रखी गई सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर में आपके लिए बहुत बेहतर काम करने वाला हूं मैं, यानी यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेस जो होंगी वो लगभग कंप्लीट पूरा करवाने का प्रयास रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे सभी सब्जेक्ट की। तो आप जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका भैया, वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताएं। देखिए, वल्लभी विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो बौद्ध युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र काठियावाड़ में स्थित वल्लभी जो है वो उस समय सबसे फेमस जो है एजुकेशनल संस्था थी, जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करता था, किंतु व्यापार से अधिक इसे शिक्षा से ख्याति प्राप्त हुई है वल्लभी से। इत्सिंग नाम का एक इतिहासकार है, चाइना का था। इसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से करी कि नालंदा विश्वविद्यालय जिस तरीके से था ऐसे ही वल्लभी था। यहाँ 640 ईस्वी में लगभग आप देखते हैं 100 बिहार थे इसमें। बिहार मतलब कि जो एरिया होते हैं यहाँ पर जो लोग पढ़ते हैं, जिसमें 6000 भिक्षु अध्ययन करते थे। संभवतः यहाँ महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी। महायान और जो संप्रदाय है बेसिकली उसकी शिक्षा दी जाती थी, जो बौद्ध धर्म का है। 7वीं सदी में गुणमती और स्थिरमती यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे। यहाँ ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर लौकिक विषय जैसे कानून के बारे में, हिसाब किताब, अर्थशास्त्र, साहित्य जैसे तमाम विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। यानी कि यह था वल्लभी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न है, अशोक के धम्म के मुख्य 4 तत्व बताएं। अशोक धम्म माने होता धर्म, तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए बड़ा काम किया, कई काम किया। तो वही आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि अशोक का धम्म का मुख्य 4 तत्व लिखिए। धम्म का मतलब धर्म से ही तात्पर्य है। देखिए, पहला था अपासिनवे यानी पापों से दूर रहना। ये पहला इसका धर्म का जो 4 तत्व था, पहला तत्व क्या था इसका तत्व पहला था कि भाई पापों से दूर रहना है। दूसरा था बहुकथाने यानी कि दूसरों का कल्याण करना है। तीसरा था दया यानी कि उदार भावना और दूसरों के दुख में काम आना, यानी दूसरों के दुख में आप काम आए, दूसरों के दुख में एक प्रकार से दुखी हो करके या उसकी मदद करके उसको खुश करें। इसके अलावा दाने यानी कि दूसरों की दान आदि से सहायता करना। तो इस तरीके से ये 4 तत्व थे अशोक के धम्म के, ठीक है, जिसको प्रचार प्रसार के लिए इसने आगे बढ़ाया। और भी कई सिद्धांत थे लेकिन ये 4 बहुत ही फेमस सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखें, प्रश्न आ चुका है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक प्रकार से दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। ये यहाँ पर आकर के इंडिका नाम की पुस्तक लिखता है जो कि बड़ी फेमस पुस्तक है, इतिहास के बारे में जानकारी देती है। मेगास्थनीज जो था यमन राजदूत था जो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था। मेगास्थनीज का भारत आगमन इसी मैत्री संबंध को अस्थायी बनाने की दिशा में सेल्यूकस निकेटर की ओर से अगला कदम था। मेगास्थनीज भारत प्रवास की अवधि में भारतीय जनजीवन के विषय में जो कुछ जान सका उसके पर्याप्त अंश में से हम परिचित हैं। यह वर्णन उसकी इंडिका नाम की पुस्तक में उपलब्ध है। यह कहाँ पैदा हुआ था, किस भाषा में इसने अपने यात्रा वृत्तांत को लिखा, ऐसे प्रश्नों का हल आज भी अनुत्तरित है, यानी कि पता नहीं चला है कि किस भाषा में लिखा था। मेगास्थनीज की कृति अपने मूल रूप में अब उपलब्ध नहीं है, किंतु इसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो हैं
उसके परवर्ती लेखक जैसे कि स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी, डायोडोरस, इन सभी की रचनाओं में इसके इंडिका पुस्तक के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इंडिका में कई अध्याय हैं, किंतु आश्चर्य है कि केवल तीन अध्याय के संक्षिप्ता कि बहुत संक्षिप्त चीज़ें आप हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। इस विभिन्न अध्यायों में भारत देश, इसकी जलवायु, पशु पक्षी, शासन पद्धति, धर्म, तौर तरीके और इनकी क्रियाकलापों कलाओं के बारे में, भारतीयों के बारे में वर्णित है। मेगास्थनीज ने साधारण जनों से लेकर के राज दरबार तक के विषय को बहुत ही बारीकी के साथ एक प्रकार से वर्णन किया है इन चीज़ों का। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इलाहाबाद की प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, इलाहाबाद की प्रशस्ति की अगर बात की जाए तो इलाहाबाद की प्रशस्ति को ही प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद की प्रशस्ति, बात एक ही है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इलाहाबाद की प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, इलाहाबाद की प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के चरित्र और उनकी रचनाओं का विवरण प्रस्तुत करती हैं, उनके बारे में विधिवत जानकारी देती है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयें लिखी हुई हैं, किन किन राजाओं को पराजित किया है, ठीक है, एक भी युद्ध हारने का मेंशन नहीं है। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के युद्ध और संधि मैत्री कि युद्ध और संधि के मंत्री थे, उनका नाम था हर्षेण नाम के लेखक ने खुदवाया था प्रयाग प्रशस्ति। भाषा और अलंकार की दृष्टि से यह लिपि अत्यंत सुंदर है। इस प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के इतिहास स्वरूप निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। समुद्रगुप्त ने इस प्रशस्ति को अशोक के उस स्तंभ पर लिखवाया जो अपने मूल रूप में पहले इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में था और वहां से लाकर के अकबर के द्वारा बनवाए गए इलाहाबाद के किले में अब भी ये गड़ा हुआ है। नियति की यह विचित्र लीला है कि जिस स्तंभ पर अशोक का मंगलमय शांतिप्रद हिंसात्मक उपदेश लिखा था, उसी पर समुद्रगुप्त का रक्त रंजित विजय गान भी लिखा था। यानी एक तरफ अशोक ने जब कलिंग के युद्ध में बहुत पराजित कर दिया, लोगों को बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हो गई, तमाम प्रकार के जो है लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी, खून की नदियां बहा दी अशोक ने उस युद्ध में, कलिंग के युद्ध में। उसके बाद में वो अहिंसा की ओर आगे बढ़ा। अशोक जो है उसके बाद से फिर वो जो है मार काट में विश्वास नहीं रखने लगा। उसका साम्राज्य भले ही वहाँ से थोड़ा सा लड़खड़ाया हो, लेकिन उसने कहा कि अब युद्ध नहीं करना है, धर्म का प्रचार करना है, बौद्ध धर्म अपना लेता है, ठीक है। लेकिन क्या हिंदू धर्म में चीज़ें नहीं थी? बिल्कुल थी, वहाँ पर भी अहिंसा की बात थी, लेकिन बौद्ध धर्म अपना करके इसने अहिंसा को और आगे बढ़ाया। जो है संघमित्रा, इनकी पुत्री वगैरह सबको अलग अलग देशों में, लंका में किसी को, कहीं पर म्यांमार में, अलग अलग जगहों पर सभी लोगों को भेजा, अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों को, कि जाओ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, ये सब करो, ठीक है। तो उसने एक प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद में कि जो धर्म लेख, तमाम स्तंभ लेख, तमाम चीज़ें करवाई थी, वो सब एक प्रकार से। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है, उसका स्तंभ अशोक का, उसी स्तंभ पर एक तरफ अहिंसात्मक उपदेश लिखा हुआ कि अहिंसा परमो धर्मा, ठीक है, धर्म हिंसा तथेव, चाहे जो भी कुछ लिखा है, तमाम सारी चीज़ें लिखी हैं। उसी पर समुद्र का रक्त रंजित विजयगान, एक तरफ लिखा है अहिंसात्मक चीज़ें, एक तरफ समुद्रगुप्त की विजय, मारता काटता एकदम से दैवी प्रमाण नक्षत्र के रूप में समुद्रगुप्त एकदम से हुआता हुआ एकदम से आता। समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी शासक था, समुद्रगुप्त वास्तव में महान शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही उसने एक प्रकार से उस समय, चूंकि युद्ध ही सबसे इंपॉर्टेंट होता था कि भाई यक्का मारे, दुई गिर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन फिर भी उस समय के दौरान युद्ध वगैरह हुआ करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जान माल का खतरा होता रहता था कि कहा भी जाता, आल्हा वगैरह पढ़ते तो 12 बरस ले कुकर जीवे और 13 ले जीवे सियार बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार, इस तरीके से होता था। मार काट लोगों की शुरुआती होती थी। लोग पैदा होते ही धर्मशास्त्र के अलावा तीर धनुष चलाना, तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये सब सीखते रहते थे। तो ये सब चीज़ें, तो समुद्रगुप्त जो है इस हिसाब से बहुत प्रतापी था। एक भी युद्ध हारा नहीं इसने, समुद्रगुप्त ने, तो अपने आप में प्रतापी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नागवंश से के संबंध क्या था? नागवंश की कन्या से शादी हुई थी। देखिए, नागवंश का राजनीतिक इतिहास गुप्तों से भी प्राचीन है। गुप्तों के आविर्भाव के पूर्व इस वंश के लोग शक्तिशाली माने जाते थे और उनकी विभिन्न शाखाएं पद्मावती, विदिशा तथा अहिछत्र में शासन किया करती थीं।
जो उस समय के प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत और नंदी को पराजित किया था। यानी नाग वंश के इतने शासक हुए हैं, इन सभी को दौड़ा दौड़ा के मारा था। समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश का महानतम शासक था, ठीक है। परंतु इनका समूल विनाश नहीं हुआ था नाग वंश का। इस वंश के लोगों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से कर लिया। इससे प्रभावती गुप्ता नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी। प्रभावती गुप्ता जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा नागवंश की राजकुमारी हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के सम्राट हैं। तो प्रभावती गुप्ता इन दोनों से उत्पन्न हुई। पूना ताम्रलेख में महादेवी कुबेर नागा को नागकुल में उत्पन्न नागकुल संभूता कहा गया है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार यानी आर.सी. मजूमदार का अभिमत है कि इस संबंध के कारण इस गुप्त नरेश को अपनी नवस्थापित सार्वभौम सत्ता को सुदृढ़ करने में सहायता उपलब्ध हुई। क्योंकि जो नाग वंश से खतरा मंडरा रहा था, ठीक है, गुप्त वंश पर, वो खतरा कहीं ना कहीं पे इस शादी के बाद में टल गया। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों शादी करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश के शासक थे, क्यों शादी करी थी उनने? चाणक्य कितने बुद्धिमान नहीं थे, क्योंकि चाणक्य को पता था कि सेल्यूकस निकेटर को आज हमने दौड़ा के मारा है तो हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद ये फिर से आएगा, हमारे ऊपर युद्ध करेगा जब शक्तिशाली होगा। इस वजह से ये दोबारा युद्ध करने के लिए ना आए, इस वजह से इसकी पुत्री से शादी हो जाएगी तो ये फिर आक्रमण करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, संधि हो जाएगी। तो ये बहुत दिमागी चीज़ें हैं। आज आप पावरफुल हो, ठीक है, कल हो सकता है आप पावरफुल ना हो तो आपके लड़कवा का ही दौड़ा के मार जाए तब। तो इस वजह से एक प्रकार से उन्होंने सोचा चंद्रगुप्त मतलब कि चाणक्य ने कि भाई हमने तो इसको ट्रेनिंग दे दी है, लेकिन हो सकता है इसका जो लड़का होगा उसको ट्रेनिंग कौन दिया होगा, या उसका लड़का उतना ज़्यादा पावरफुल ना हुआ तो उसको तो मार देगा और फिर शासन सत्ता जो हमने अखंड भारतवर्ष बनाया है सब नष्ट हो जाएगा। कहा तो इससे अच्छा है कि भाई इसको मिला लो, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न आ चुका है। प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रतिहार वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक है नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। वत्सराज का योग्य उत्तराधिकारी है नागभट्ट द्वितीय। वह कट्टर साम्राज्यवादी था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में बड़ा काम करता था। कान्यकुब्ज पर आधिपत्य स्थापित किया, अपनी राजधानी अवंती से हटा करके कन्नौज को बनाया। उसने मुंगेर में मगध और बंगाल के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल बड़े प्रतापी शासक, उनको पराजित किया। मुंगेर और मगध सभी को पराजित कर दिया। मुंगेर के पास पाल प्रतिहार के मध्य युद्ध हुआ जिसमें प्रतिहारों को सफलता मिलती है, ठीक है। उसके अतिरिक्त उसने आनर्त यानी कि उत्तरी काठियावाड़, मालवा, मत्स्य, पूर्वी राजपूताना एरिया जिसको मत्स्य कहते हैं, किरात, तुरुस्क और कौशाम्बी के वंशों को भी पराजित किया। आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं ने उसके प्रति वैसा ही आत्मसमर्पण कर दिया जिस तरह से पतंग दीप शिखा के प्रति करते हैं। यानी जिस तरीके से एक दीपक के समक्ष जो है तमाम प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं भस्म हो जाते हैं उसके किनारे पहुंचते ही, ऐसे ही इसको देख करके सभी लोगों ने नतमस्तक कर दिया। प्रारंभ में नागभट्ट द्वितीय गोविंद तृतीय के द्वारा पराजित हुआ था। गोविंद तृतीय ने पराजित किया था नागभट्ट द्वितीय को, परंतु 814 ईस्वी में गोविंद तृतीय की मृत्यु के बाद में राष्ट्रकूटों, चूंकि राष्ट्रकूट वंश का शासक था गोविंद तृतीय, इसने प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, उनको पराजित किया था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती गोविंद तृतीय की, चूंकि गोविंद तृतीय भी अपने आप में बहुत प्रतापी शासक था, तो जब इसकी मृत्यु के बाद में राष्ट्रकूटों के आंतरिक कला हो जाती है और नागभट्ट द्वितीय इसी कला का फायदा उठाता है और उसका खतरा जो है यहीं पर दूर हो जाता है। वह अपने वंश का वास्तविक संस्थापक भी था जो है प्रतिहार वंश का नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का एक शक्तिशाली सम्राट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भोज की सांस्कृतिक उपलब्धि लिखिए। देखिए, भोज विजेता के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी था, संस्कृति और कला का भी संरक्षक था। उसे कविराज भी कहते हैं भोज को। उसकी प्रसिद्धि उसकी योग्य शासन व्यवस्था, आदर्श न्याय, पांडित्य और विद्या कला को प्रश्रय देने के कारण भी था। यानी ये बहुत विद्वान था। साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैदिक, वास्तुकला, कोश आदि पर अनेक पुस्तकें भी इसने लिखी। सरस्वती कंठाभरण, शब्द अनुशासन, सम्रांगण, सूत्रधार, ये इसकी रचनाएं हैं प्रमुख, जो कि बड़ी फेमस रचनाएं हैं। इसमें भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। भोज परमार एक विद्वान भी था और एक राजा भी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भोज परमार के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख कीजिए। देखिए, भोज अपने समय के उत्तर और दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राजाओं को उसने एक एक बार अवश्य पराजित किया था। भोज परमार बहुत प्रतापी शासक था।
सभी शासक उसके भय से त्रस्त थे। भोज का साम्राज्य पूरब में कलिंग और चेदी से लेकर के उत्तर और पूर्वोत्तर में ग्वालियर से होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग जो था ये भोज परमार के अंडर आता था। पश्चिम में लाट और वहाँ से समुद्र के किनारे किनारे का जो अप्रांत और या जो कोंकण का एरिया है, कोंकण तट जो है, और उत्तर पश्चिम में मेवाड़ और मारवाड़ के एक बड़े भाग पर उसका जो क्षेत्रफल था उसके जो है राज्य का फैला हुआ था। यानी प्रतापी में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा था, साम्राज्य भी इसका ठीक ठाक था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शशांक। ठीक है, शशांक कौन था भाई? गौंड नरेश शशांक। देख, गौंडों का प्रथम ऐतिहासिक शासक है शशांक। वह बंगाल का और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह दुष्ट और बौद्ध धर्म का विनाशक भी है। जब राज्यवर्धन हूणों से युद्ध करने के लिए राज्य से बाहर था, राज्यवर्धन कौन? राज्यवर्धन है हर्षवर्धन के भाई, ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र। ठीक है, तो जब ये हूणों से युद्ध करने के लिए बाहर थे तब उसने मालवा के देवगुप्त के साथ संधि कर ली, और इस संधि के परिणाम स्वरूप प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद गृहवर्मन की पराजय और मृत्यु हो जाती है। गृहवर्मा कौन? राजश्री के पतिदेव हैं। ठीक है, कन्नौज के नरेश हैं ये। क्लियर? शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या करवा दी। ठीक है, राज्यवर्धन कौन? हर्षवर्धन के बड़े भैया की हत्या करवा दी थी। किसने? गौड़ नरेश शशांक ने। बौद्ध धर्म का विरोधी भी था ये। ठीक है, अगला प्रश्न सार्थवाह के बारे में बताएं। देखिए, गुप्त युगीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठी और सार्थवाह के माध्यम से संगठित और व्यवस्थित हुआ करता था। गुप्त काल में जो व्यापार होता था श्रेष्ठी और सार्थवाह के माध्यम से हुआ करता था। विभिन्न वस्तुएं क्रय यानी कि खरीदी और विक्रय यानी बेची जाती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी। ऐसे व्यापारी जो अपनी वस्तुओं को घोड़ों पर लाद करके, बैलों पर या अन्य पशुओं अथवा रथों पर लाद करके समूह में एक साथ तमाम लोग मिल करके जाते थे, एक दूसरे स्थान पर पैदल आते जाते थे या किसी पर लाद करके जाते थे तथा क्रय विक्रय करते थे। सार्थ के नाम से उन्हीं को जानते थे, यानी सार्थ व्यापारियों का एक समूह हुआ करता था जो व्यापार करने के उद्देश्य से चाहे पैदल, चाहे रथ, घोड़ा, बैल या किसी अन्य साधन से जाते थे। श्रेणी क्या होती थी? श्रेणियाँ की बात की है तो प्राचीन व्यवसायियों और शिल्पकारों के ने अपने अपने व्यवसाय और शिल्प को एक निश्चित दिशा में विकसित करने और संगठित करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए अपने अपने संगठन बनाए थे। ऐसे संगठित समूह को ही श्रेणी कहा गया। निगम या निकाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन साहित्य में श्रेणी के लिए पूग शब्द का प्रयोग कुल, निकाय, जाति, ब्रात, संध, समुदाय इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार की संस्था का उदय उदय पूर्व वैदिक युग में ही हो चुका था। ऋग्वेद के अनुसार वह हंसों की तरह समूह में कार्य करती थी। क्या? श्रेणियाँ जो थीं वो हंसों की तरह समूह में काम करती थीं, यानी एक प्रकार से व्यवसायी और शिल्पकारों का समूह संगठन जो होता था उसी को श्रेणी कहा जाता था वैदिक काल में। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बेटा। प्रश्न आप देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भीम द्वितीय के बारे में कुछ बताएं। देखिए, इससे पहले और भी दो मॉडल पेपर या 3 मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, भीम द्वितीय कौन था? चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा है भीम द्वितीय। अभिलेखों में उसको महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक तमाम उपाधियों से भीम द्वितीय को अलंकृत किया गया है। भीम की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुई थी। पृथ्वीराज तृतीय कौन? पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम को मार डाला था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित हुई और कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से जो ये चालुक्य वंश था समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताएं, प्रश्न आ सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें बेटा तो शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका उदय बेसिकली 450 ईस्वी में हुआ था। और नालंदा अपने आप में केवल भारत के लोग इसमें नहीं पढ़ते थे, विदेशी छात्र भी इसमें अध्ययन अध्यापन किया करते थे। गुप्त राजाओं की प्रेरणा से इसे एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र के रूप में ख्याति मिली थी। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और नरसिंह बालादित्य और बुद्धिगुप्त ने इसके उत्थान में सहयोग किया था। यानी कुमारगुप्त ने स्थापना करी, नरसिंह बालादित्य और बुद्धिगुप्त इन दोनों ने एक प्रकार से इसके उत्थान में बहुत काम किया। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त होती है। उत्खनन के अनुसार यह कम से कम 1 मील लंबा, लगभग आधा मील चौड़ा, जिसमें विशाल व्याख्यान मंदिर था यानी लेक्चर भवन, अध्यापन के लिए 300 छोटे छोटे कमरे थे। इसके चारों ओर परिखा थी यानी कि एक बाउंड्री टाइप की थी। ठीक है,
जिसका द्वार दक्षिण की ओर होता था, दक्षिण की तरफ द्वार था इसका मुख्य द्वार। युवान चांग यानी जिसको आप ह्वेनसांग कहते हैं, उस समय आया था भारत में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के जो है शासनकाल में आया था भारत में, चाइना का यात्री था, पढ़ने आया था यहाँ पर। वो कहता है नालंदा के विद्यार्थी अपने विद्वता और आदर्श चरित्र के कारण से भारत भर में आदर्श विद्यार्थी समझे जाते थे। जैसे आजकल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इन सभी से आप पढ़ लें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जो है दिल्ली से, तो आपको माना जाता है कि भाई आप टैलेंटेड बच्चे हैं। उसकी प्रसिद्धि के कारण से चाइना, तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशिया के तमाम देशों से लोग जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षार्थ के लिए आते थे, यानी पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ विद्यार्थी का प्रवेश जो होता था वो प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम, जैसे आजकल CUT का एग्ज़ाम होता है तब आप BHU में एडमिशन पाते हैं, तो ऐसे ही होता था। ठीक है, जो कठिन था, यहाँ के विद्यार्थी पठन पाठन वाद विवाद में इतने व्यस्त रहते थे कि प्रतिदिन पढ़ाई के 8 घंटे उन्हें कम जान पड़ते थे। यानी एक प्रकार से बहुत विद्वता के घर हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी। और इसके बारे में कहा भी जाता है जब खिलजी जो था, बख्तियार खिलजी ने इसको जलाया, बहुत दिनों तक ये जलती रही नालंदा यूनिवर्सिटी। इसका पुस्तकालय जो था कई दिनों तक जलता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए, प्रश्न आ चुका है भैया। प्रश्न, सिंधु निवासियों के व्यापार और वाणिज्य का वर्णन कीजिए। देखिए, सिंधु प्रदेश के निवासियों ने व्यापारिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति करी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाणिज्य और व्यवसाय यानी कि कॉमर्स, यानी जो व्यापार होता है या उद्योग होता है, इसमें काफ़ी हद तक जो है इसने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नगर विश्व के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील थे। ठीक है, व्यवसाय और वाणिज्य इसमें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और अगर मूवी आपको देखनी है तो आप मोहनजोदाड़ो नाम की मूवी देख सकते हैं। ठीक है, तो चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, सड़कों के किनारे दुकानें हुआ करती थीं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थीं, नालियाँ जो थीं वो सड़कों के किनारे जस्ट हुआ करती थीं, दरवाजे सड़कों के जस्ट आप सामने खुला करते थे। इसके अलावा नालियाँ ढकी हुई होती थीं। ठीक है, स्नानागार होते थे जहाँ पर लोग स्नान करते थे, अन्नागार होता था जहाँ पर सभी का अनाज रखा जाता था, जैसे कि आज कोल्ड स्टोर होता है ऐसे। ठीक है, भारत का विदेशी व्यापार सुमेरिया तक फैला था, सुमेरियन सभ्यता तक लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। गार्डन चाइल्ड नाम के एक विद्वान हैं, कहते हैं कि सिंधु घाटी के नगरों में निर्मित सामग्रियां मेसोपोटामिया के बाज़ारों में बिकती थीं। मेसोपोटामिया के बाज़ार में जाकर के यहाँ का सामान बेचा जाता था, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी भी जाती थीं। और उधर सुमेरी कला का प्रभाव मेसोपोटामिया की श्रृंगार सामग्रियों तथा बेलन के आकार की मुहर का अनुकरण सिंधुवासियों ने भी किया था। कच्चे माल तथा विशाल विलास की वस्तुओं तक ही व्यापार सीमित नहीं था। अरब सागर के तटों से लाई गई मछलियाँ मोहनजोदाड़ो की भोजन सामग्री में सम्मिलित हुआ करती थीं। कुछ धातुओं का आयात विदेशों से होता था, यानी विदेशों से कुछ चीज़ें हम खरीदते थे, उसको यहाँ पे बनाते थे, फिर बेचते भी थे। कुछ चीज़ें वहाँ से लाते थे, कुछ चीज़ें उनको बेचते थे। इस तरीके से आदान प्रदान विनिमय के माध्यम से व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से चलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। वेद, वेद के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, वेद की अगर बात की तो वेदों की संख्या कितनी बेटा? 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, यानी कि 6 शास्त्र मतलब कि आपके जो वेदांग है वो 6 हैं, 18 पुराण हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 वेदों की संख्या कौन कौन सी है? वेद में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। ऐसे 18 पुराण हैं। ठीक है, और 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 आश्रम है, वर्णाश्रम जिसको आप कहते हैं। 4 आश्रम कौन से हैं ना, कि 4 आश्रम कौन से हैं? पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम। ठीक है, और आपके 4 जो है वर्ण थे उस समय, वर्णाश्रम जिसको आप कहते हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजान्यकर्ता उरुतदवैश्या पादाभ्याम शूद्रो अजायता, यानी कि ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 थे। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुखमंडल से, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई। देखिए, वेद धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले वैदिक साहित्य का उल्लेख किया जाता है। दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ या फिर कोई ग्रंथ है दुनिया का सबसे पुराना, तो वो ऋग्वेद ही है। इनमें प्रमुख वेद हैं। ठीक है,
मतलब कि दुनिया के मतलब कि साहित्य में अगर देखें तो सबसे प्राचीन या सबसे प्रमुख वेद माने जाते हैं। इनकी रचना संभवतः 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई होगी। वेदों की संख्या 4 है। चूंकि देखिए वेदों को अपौरुषीय कहते हैं, चूंकि वेदों की संख्या किसी मनुष्य ने नहीं करी थी सृजना। वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं करी है, वेदों की रचना देवताओं के द्वारा करी गई है। वेद बेसिकली अपौरुषीय कहे जाते हैं चूंकि ये भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन लिपि का विकास नहीं हुआ था। लिपि का विकास हुआ उसके अंदर वेदों को लिखा गया, वेदों को लिपिबद्ध किया गया तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों के द्वारा। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे नया वेद है आपका कौन सा? अथर्ववेद। वेद त्रयी में 3 वेद ही शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद नहीं शामिल है। सामवेद में संगीत वगैरह के बारे में है, अथर्ववेद में जादू टोना टोटका और जो मतलब कि आपका तंत्र मंत्र वाला होता है पूरा सिस्टम, वो सब आता है। साथ ही साथ में आपका जो शरीर में धौती क्रिया हो गई, यानी शरीर को स्वस्थ रखने की तमाम प्रकार की भी चीज़ें अथर्ववेद में बताई गई हैं। सामवेद संगीत का जनक माना जाता है। संगीत के तमाम सारे गामा धा पा नी, मतलब कि सारे गामा पा धा नी, ठीक है, धा पा नी पा, मतलब जो भी कुछ है आपका, ये सब आपका जो भी है आपका ढोल मजीरा या जो ये इसमें होता है हारमोनियम वगैरह में जो भी संगीत वगैरह सब निकलता है, सब सामवेद में सारा चीज़ें मेंशन है। इसके अलावा यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के बारे में पूरा अनुष्ठान कैसे करना, कर्मकांड कैसे करना, सब बताया गया है। और ऋग्वेद में आपका जो है मंत्र लिखे हैं सभी देवताओं के आवाहन के, जैसे कि आप देखते हैं जो पंडित जी लोग स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं किसी भी पूजा से प्रारंभ में, तो वो ऋग्वेद का ही मंत्र है। ठीक है, स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवा। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इसको लिपिबद्ध किया गया। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 3 वेद जो है, ये 3 वेद वेद त्रयी में है, ये वेद नया वेद है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में आर्यों के द्वारा भारत विजय की परंपरा का संकेत मिलता है। इसमें इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। वेदों से वैदिक कालीन आर्य सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों को श्रुति कहते हैं, क्योंकि एक विद्वान पहले बहुत दिनों तक इसको याद करके लोगों ने याद रखा है, मतलब कि जैसे एक ऋषि ने इनको बताया, उन्होंने याद किया, फिर उन्होंने उनको बताया, इस तरीके से लोग याद करके इसको आए हैं। तब जब लिपि का विकास हुआ तब इसको लिखा गया, तो इसीलिए बोलते हैं इसको श्रुति। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मूलर, ग्रिफिथ, कोलबुक, मैकडोनल, पीटरसन और कीथ आदि ने वेदों की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। विंटरनिट्ज ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हम अपनी निजी संस्कृति के उद्गम को जानने और समझने के इच्छुक हैं, यदि हम प्राचीनतम इंडो यूरोपियन संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो हमें भारत जाना ही होगा, जहाँ इंडो यूरोपियन लोगों का प्राचीनतम साहित्य संग्रहित है। यानी भारत के बिना किसी भी इतिहास को पूर्ण आप नहीं मान सकते हैं। वैदिक साहित्य जो है उसको पढ़ना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी देश के जो है सभ्यता की बात क्यों ना कर लें। अगला क्वेश्चन आ चुका है, महाकाव्य। महाकाव्य क्या? तो देखिए वेदों के बाद महाकाव्य काल आता है। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत। रामायण की रचना करी है महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना करी है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। इनकी गणना महाकाव्यों में करी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। रामायण की रचना महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने करी है। इसमें संस्कृत साहित्य का आदिकाल मतलब कि आदि काव्य भी माना जाता है रामायण को। इसमें रामायणकालीन संस्कृति की सम्यक जानकारी मिलती है। महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है। रामायण 7 कांडों में बटा हुआ है और जो महाभारत है वो पर्वों में बटा हुआ है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने करी थी महाभारत की। कहा जाता है कि महाभारत की रचना 30 वर्षों में करी गई थी। इस ग्रंथ का मौलिक नाम था जय। जय के बाद में इसको भारत नाम दिया गया। इस समय तक इसमें मात्र 24,000 श्लोक थे। बाद में जब इसमें उपाख्यानों को जोड़ा गया तो इसे महाभारत कहा गया। वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इन्हें 18 खंडों में, जिन्हें पर्व के नाम से जानते हैं, बांटा गया, यानी 18 पर्व हैं इसमें। और गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो है वो भीष्म पर्व का एक अंग है। ठीक है, और जब गीता अपने आप में कितनी मोटी पुस्तक है तो आप सोच सकते हो महाभारत कितना मोटा होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वैदिक कालीन मतलब वैदिक काल किसे कहते हैं? देखिए आर्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य के सृजन और संकलन में सैकड़ों वर्ष लगे गए। वैदिक काल को 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला है, पहले काल को पूर्व वैदिक काल और दूसरे काल को या इसी को पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई। द्वितीय काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, इन सभी की रचना होती है। उपनिषद साहित्य की रचना हुई। इस काल में आर्य संस्कृति का विकास हुआ। इस काल में आर्यों के सांस्कृतिक जीवन
में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, या पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो भागों में वैदिक काल को हम बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक काल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? देखिए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, वो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, गुप्त वंश के। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी थी। इसके राज्यारोहण की तिथि 319 गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसके साम्राज्य का विस्तार आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभागों तक माना जाता है। स्वर्ण के सिक्के भी गुप्त काल से ही चलाए गए। इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। यह भी बात ध्यान रखिए, चूंकि समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, और चंद्रगुप्त जैसे तमाम प्रकार के महानतम शासक जो हैं गुप्त वंश में हुई हैं। सोने के सिक्के का प्रचलन भी यहीं पर हुआ। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बेटा। प्रश्न आ चुका है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तो पुरुषार्थों की संख्या कितनी? 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ की अवधारणा प्राचीन भारतीय समाज की एक अत्यंत अनोखी अवधारणा है। भारतीय संस्कृति धार्मिकता से अनुप्राणित है। धर्म के साथ साथ अर्थ का भी महत्व है। यहाँ जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति धर्म, अर्थ और काम के समयक रूप से सेवन करने से ही हो सकती है। पुरुषार्थों के अंतर्गत इन्हीं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को स्थान दिया गया। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य होता है क्या? मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का सामंजस्य करना पड़ता है। धर्म क्या है? धर्म मतलब होता है आप क्या करते हैं। ठीक है, धर्म का मतलब होता है धारण करना, आप क्या चीज़ करते हैं। तो धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके, और अर्थ मतलब होता है अपने पैसे रुपए कमाना। तो अपने धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके पैसा रुपया कमा करके फिर उसके बाद में करना क्या है? आपको अपने जीवन की इच्छाओं की पूर्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। ऐसी स्थिति में उसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जब धन कमाता है, और धन कैसे कमाता है? धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके। 2 नंबरी पैसा नहीं, 1 नंबरी पैसा कमाता है, और उसका प्रयोग करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, विवाह करने के लिए। ठीक है, तो ये जीवन की इच्छा है, जो भी उसकी इच्छा रही हो उसकी पूर्ति करता है। काम का मतलब एक प्रकार से जो उसकी केवल इच्छाएं ही नहीं, काम इच्छा मतलब कि जो सेक्स की इच्छा होती है वो भी काम इच्छा में ही आती है, तो उसकी भी पूर्ति करना। तो अगर ये पूर्ति सही तरीके से हो जाती है, धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों का सामंजस्य जो व्यक्ति बैठा लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति, यानी जिसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, वो समझ लीजिए वो मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। उसको 84 लाख योनियां नहीं भ्रमण करनी पड़ती है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और मोक्ष जो है परम लक्ष्य माना गया है। अर्थ तथा काम इस लक्ष्य तक पहुँचने के माध्यम है। इन माध्यमों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए इसे स्पष्ट करने वाला नियम ही धर्म कहलाता है। इस प्रकार हिंदू दर्शन में मानव जीवन के लिए धर्म, अर्थ, काम को स्वीकार किया गया, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हमको करनी होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आ चुका, त्रिवर्ग क्या है बेटा? देखिए, त्रिवर्ग की अगर बात की जाए, देखिए पुरुषार्थ सिद्धांत के अंतर्गत मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों को 4 भागों में बांटा गया है। धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष मानव जीवन का अंतिम और चरम लक्ष्य है, जिसे बहुत कम ही व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, जीवन की इच्छा किसी की पूरी ही नहीं होती। सबसे पहली बात, बहुत कम व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांशतः व्यक्ति मोक्ष को आदर्श रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिसको उनको भविष्य में प्राप्त करना है। बाद में मोक्ष को अंतिम लक्ष्य स्वीकार करके 3 पुरुषार्थों, खासकर धर्म, अर्थ और काम पर ही विशेष बल दिया जाता है, उन्हें त्रिवर्ग कहते हैं। तो इसी को त्रिवर्ग कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम को, क्योंकि इन्हीं के प्रयोग से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अशोक का धम्म या धर्म। देखिए, अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का बार बार प्रयोग आया है, परंतु धम्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। वह स्वयं कहता है कि कियम चु धम्मे, यानी धम्म क्या है वो खुद ही नहीं जानता। फिर वो खुद ही उत्तर देता है कि अपा सिनबे वाहक थाने दया दाने सचे सोचवे, यानी अर्थात पापहीनता, बहुकल्याण, दया है, दान है, सत्यता है और शुद्धि है। इसी के साथ दुर्गुण और कुवृत्तियों का भी उल्लेख है। यह धर्म का संपूर्ण मानवता का धर्म। यही धर्म एक प्रकार संपूर्ण मानवता का धर्म है। क्या? कि भाई दान देना, दया करना, लोगों का कल्याण करना, सत्य बोलना, शुद्धि करना, यही सब चीज़ें, दुर्गुणों से दूर रहना, ठीक है, कुवृत्तियों से दूर रहना, यही सब क्या है? यही सब धर्म है, यही सब बताते हैं अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताएं।
हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए पहली विशेषता नागरिक सभ्यता थी, ठीक है। विशाल नगरों से स्पष्ट है कि यह सभ्यता नगर प्रधान सभ्यता थी और इन नगरों का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी हुआ करता था। दूसरी बात समष्टिवादी सभ्यता थी। खुदाई में विशाल स्नानागारों और सभा भवनों का और भग्न अवशेषों का पता चला है, जो इस बात का द्योतक है कि इस काल के लोग सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे, किसी मुद्दे पर इकट्ठा होकर किसी पर निर्णय लेते थे। किसी भी राजा या राजमहल का कोई चिन्ह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी सामूहिक तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। कांस्यकालीन सभ्यता थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कांसे का प्रयोग इस काल में अधिक हुआ है, अतः हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता या कांस्यकालीन सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता को कह सकते हैं। इसके अलावा शांति प्रिय सभ्यता थी ये, यानी कि मारधाड़ बहुत कम हुई है। खुदाई में कहीं भी कवच, तलवार और युद्ध सामग्री का उपलब्ध आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से आपको युद्ध वगैरह का प्रमाण नहीं मिलता है, अतः यह प्रतीत होता है कि इस काल में लोग सामूहिक या सामरिक प्रवृत्ति के ना होकर के शांतिपूर्ण, मतलब कि जो है युद्ध के को लेकर के महान, मतलब युद्ध ज़्यादा नहीं करते थे, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना अधिक पसंद करते थे। भाला, कुल्हाड़ी, धनुष बाण आदि आखेट सामग्री उस काल के लोगों का आखेट के प्रति प्रेम ही प्रदर्शित करता है, यानी कि ये केवल भाला, कुल्हाड़ी, धनुष बाण था जो कि शिकार करने के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भैया, उत्तर वैदिक काल में आर्य किस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में आए? तो प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ है 7 नदियों वाला क्षेत्र, ठीक है। यह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैला है। 7 नदियों में शामिल है सिंधु नदी, जिसको बितस्सा को झीलम कहते हैं, सिंधु नदी, बितस्सा नदी जिसको झेलम कहते हैं, अस्किनी नदी जिसको चिनाब कहते हैं, पारसबी नदी जिसको आप रावी कहते हैं, बिपाशा जिसको आप ब्यास कहते हैं, सुतुश्री नदी जिसको आप सतलुज कहते हैं, और सरस्वती नदी। इस क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल के लोगों का निवास था। युद्ध लड़े, अपने और अन्य पशुओं के झुंडों को चराया, पशुओं घरेलू पशु मतलब पालतू जानवर बनाया। धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए उत्तर वैदिक काल में वे उत्तर प्रदेश खासकर कौशल प्रदेश, मिथिला यानी विदेह में पहुँचे। यहाँ आकर के ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो उनसे भिन्न भाषाएं बोलते थे, बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो वो एक प्रकार से ये थे आर्य लोग जो थे, धीरे धीरे आकर के कहा गया कि भाई सिंधु सभ्यता से आए, या जो आर्य लोग थे वो एक प्रकार से सप्त सिंधु प्रदेश से आए और बाद में उत्तर प्रदेश और यहाँ के लोगों से मिल गए और इस तरीके से उनका प्रादुर्भाव हुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। महमूद गजनबी के किन्हीं 4 प्रसिद्ध आक्रमणों का वर्णन कीजिए। महमूद गजनबी, ठीक है, इसके 4 आक्रमण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किन्हीं 4 आक्रमणों का विवरण दीजिए। देखिए महमूद गजनबी के 4 प्रसिद्ध आक्रमण इस प्रकार है। पहला है जयपाल पर आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में गजनबी ने पंजाब और पेशावर के राजा जयपाल पर आक्रमण कर उसको पराजित किया था। दूसरा आक्रमण इसका था आनंदपाल पर, ठीक है, आनंदपाल पर 1008 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। गजनबी ने आनंदपाल पर आक्रमण किया 1008 ईस्वी में। आनंदपाल बड़ी वीरता से लड़ा, परंतु दुर्भाग्य से युद्ध स्थल में आनंदपाल का हाथी जो था वो बिगड़ गया और उसकी पराजय इसी वजह से हो जाती है। बाकी बहुत आनंदपाल हरा देता गजनबी को, लेकिन इसकी हाथी जो थी वो एक प्रकार से उसमें पगला गई या उसको थोड़ा सा दिक्कत आ गई और ऐसे में उसने एक प्रकार से हाथी हलचल मचाना शुरू कर दी। नगरकोट पर आक्रमण 1010 ईस्वी में किए। इस युद्ध में भी हिंदुओं की ओर पराजय हुई, हिंदुओं की ही पराजय होती है। 1010 में नगरकोट पर आक्रमण किया, ठीक है। इसके बाद में थानेश्वर पर आक्रमण किया 1012 ईस्वी में। इस आक्रमण में महमूद थानेश्वर के मंदिरों को लूटा और वहाँ की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, ठीक है। तो इस तरीके से इसने 4 आक्रमण किए। बाकी आप देखते हैं इसने तो कई बार आक्रमण किया, 17 बार बेसिकली आक्रमण किया है जो है सोमनाथ मंदिर पर। महमूद गजनबी के आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए महमूद गजनबी के द्वारा 17 आक्रमणों का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव का विस्तार निम्नलिखित था। पहली बात, भारत की विपुल संपदा लूट जाने के कारण से भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत दुर्बल हो गया। दूसरी बात, महमूद के आक्रमण से राजपूतों की सैनिक दुर्बलता स्पष्ट हो गई, साफ साफ कि राजपूत सैनिक जो हैं उतने पावरफुल नहीं जितने अरब के सैनिक हैं। भारतीय साहित्य और कला की अपार क्षति होती, क्योंकि महमूद ने लूट के साथ साथ मंदिरों, मूर्तियों, इन सभी को नष्ट कर दिया था। वह देश की दुर्लभ अनेक कलाकृतियों को अपने साथ गजनी भी ले गया था, जिससे जो भारत की जो कला थी, संस्कृति थी, वो एक प्रकार से पतन की ओर आगे बढ़ी।
हालांकि भारतीय संस्कृति का पतन किसी ने नहीं कर पाया, जो कि बहुत ज़्यादा आक्रमण भारत पर हुए, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी विद्यमान है, सभ्यता आज भी विद्यमान है। पंजाब को गजनी राज्य में मिला लिए जाने से भविष्य के लिए मुसलमान आक्रमणकारियों का भारत में आने का जो रास्ता था या अपना साम्राज्य स्थापित करने का जो मार्ग था वो खुल जाता है, प्रशस्त हो जाता है। इस प्रकार महमूद के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। इस संबंध में अल-बरूनी नाम का इतिहासकार लिखता है कि महमूद ने, जो कि उसी के साथ आया था, महमूद ने देश की समृद्धि को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया, आश्चर्यजनक कार्यों का संपादन किया, जिससे हिंदुओं और बालू के कड़ों की भांति, मतलब हिंदुओं को बालू की कड़ों की भांति बिखरा दिया गया था। उसके बिखरे अवशेष वास्तव में मुसलमानों से घोर घृणा भी करने लगे थे, क्योंकि उसको पता चला कि भाई, लोगों को पता चला कि ये भाई हमारा जो धर्म को, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है महमूद गजनबी। सभी आक्रमणकारी है, सभी लोग भारत को एक प्रकार से दबाने में लगे, लेकिन भारत तो एक प्रकार से आज भी जो है उसी संस्कृति को फॉलो करता है जो आज से लगभग आप देखते हैं बहुत दिनों पहले से फॉलो किया करता आ रहा है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखिए, मिनहाज उस सिराज ने मोहम्मद की उदारता और विद्वानों के संरक्षण की भूरी भूरी प्रशंसा करी, यानी ठीक ठाक प्रशंसा करी है। फरिश्ता नाम का इतिहासकार कहता है, यद्यपि उसकी प्रशंसा में मिनहाज की सी उदारता नहीं दिखाई पड़ती है, परंतु विद्वानों के प्रति उसके आदर भाव उसे खूब प्रशंसा की है। फरिश्ता लिखता है कि उसकी न्यायपारायण शासकों जैसी प्रकृति थी। वह ईश्वर से डरने वाला था, हृदय में सदा प्रजा की भलाई का ध्यान रखने वाला था मोहम्मद गौरी। वह महमूद जैसा उग्र धर्मांध बिल्कुल भी नहीं था और अपने इस महान पूर्ववर्ती शासक से कहीं अधिक राजनीतिज्ञ था। उसने भारत की राजनीतिक दुरावस्था को देख करके भारत में अस्थायी शासन स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। तो ये था मोहम्मद गौरी, ठीक है। और बाद में फिर 1192-1191 में युद्ध लड़ता तराइन का पहला और दूसरा, ठीक है। उसमें पहले में तो पराजित होता, दूसरे में जीत जाता है, यह बात आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया चीज़ों को। अच्छा, जो व्यक्ति एक प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री जिनका है, एंशिएंट हिस्ट्री वाले बच्चों को भारत और विश्व की प्रारंभिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है, तो जो बच्चे एक प्रकार से इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चन है इस वीडियो में बताए गए हैं, तो आपका ये दोनों वीडियो आपके लिए विधिवत तरीके से हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री वाले, और जो केबल हिस्ट्री वाले हैं या मेडिवल हिस्ट्री वाले हैं उसके लिए वीडियो जो मैंने आज बताई वो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।